जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षक परिवार टैट वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब तक हमने प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और हम गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के बारे में पढ़ चुके थे। और आज हमारा टॉपिक रहने वाला है 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की राजनीतिक सामाजिक स्थिति। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन बी, धर्मपाल के द्वारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित था और इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। यहाँ के आचार्यों में दीपंकर श्री ज्ञान का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है, जो इस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए सी, राजराव प्रथम। कब करवाया था? 985 से 1014 ईस्वी में इनका शासनकाल था और इसी के बीच इनने कराया था। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजा राज प्रथम, जिनका शासनकाल 985 से 1014 ईस्वी के बीच था, के द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसे दक्षिण मेरू के नाम से भी जाना जाता है और ये विश्व की अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट चट्टान से बना है। खजुराहो के विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, चंदेलों के द्वारा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं द्वारा 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य कराया गया था। ये मंदिर वास्तुकला के नागर शैली के अद्भुत उदाहरण है, जिसमें संपूर्ण मंदिर का निर्माण विशाल चबूतरे पर किया गया है। यहाँ के मंदिरों की नक्काशी हिंदू जीवन शैली के 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को दर्शाती है। यह मंदिर अपनी कामुक भाव से युक्त मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वत्सराज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, गुर्जर एवं प्रतिहार वंश का। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था और इसका शासनकाल 775 से 800 ईस्वी तक था। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। संध्या आकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध है। इसका सही जवाब ऑप्शन है पाल वंशी रामपाल से। संध्याकार नंदी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरित की विषय वस्तु का संबंध पाल वंशी रामपाल से था और संध्याकार नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। इन्होंने अपने ग्रंथ रामपाल चरित या रामचरित में राजा रामपाल की उपलब्धियों का वर्णन किया है। इस ग्रंथ में पाल शासकों को समुद्रदेव की संतान कहा गया है और इस ग्रंथ में बौद्ध साहित्य की उन्नति और तिब्बत से भारत आए विद्वानों का वर्णन भी मिलता है। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक पाल शासक धर्मपाल था और ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र पाल शासकों के अधीन बिहार राज्य में स्थित था। ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, बिहार राज्य में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, धर्मपाल। चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, विजयालय। चोल वंश का संस्थापक विजयालय
850 से 831 ईस्वी था, जिसकी राजधानी तंजौर में थी। 9वीं शताब्दी में चोल पल्लवों के सामंत थे और विजयालयों ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ स्वयं मर्दिनी देवी दुर्गा देवी का मंदिर बनवाया। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, गोपुरम। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार गोपुरम कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि चोलों के पश्चात तमिल प्रदेश में पांड्यों का शासन स्थापित हुआ और मंदिर निर्माण शैली में नवीनतम प्रवृत्तियों का आविर्भाव हुआ। पांड्यों के काल में शिल्प कौशलों का मंदिर के सहायक तथा बहिर्वर्ती भागों पर केंद्रित किया गया। मंदिरों के प्रवेश द्वार, जिसे गोपुरम कहते थे, मध्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता के अलंकृत होते थे। पांड्यकालीन वास्तुकला की विशेषता मंदिर नहीं है, अपितु ये गोपुरम ही है। गोपुरम एक प्रकार का आयताकार भवन होता है और जिसका शिखर ऊपर की ओर चौड़ाई में क्रमशः कम होता हो जाता है। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेखों के किस राज्य में मिलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक में। दक्षिण भारत के साहूकारों का क्या नाम था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, चेट्टी। दक्षिण भारत में साहूकारों को चेट्टिया या सेट्टी कहा जाता था। परमार वंश को स्थापित किया? इसका सही जवाब होता है ऑप्शन ए, उपेंद्र ने। परमार वंश की स्थापना उपेंद्र ने की थी और जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। निम्नलिखित शासकों में किसको मलाया, सुमात्रा तथा जावा की विजय का श्रेय जाता है? इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, राजेंद्र चोल प्रथम को। राजेंद्र चोल फर्स्ट 1014 से 1044 इनका शासनकाल था। राजराज फर्स्ट का पुत्र था। इसने विजयोत्तरुंग बर्मन को पराजित कर जावा, सुमात्रा एवं मलाया प्रायद्वीप का अधिकार कर लिया था। इसने गंगैकोंड चोल, वीर राजेंद्र, मुडीगुड चोल आदि उपाधियां धारण की थी। सिंधु पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था? इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, कुतुब मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर सर्वप्रथम आक्रमण अरबों का आक्रमण 636 ईस्वी में अली खलीफा उमर के समय हुआ, परंतु ये असफल रहा और सिंध पर पहला सफल आक्रमण ईरान के गवर्नर अल हज्जाज के सेनापति एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। पृथ्वीराज रासो के लेखक है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के प्रारंभिक समय की एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है और इसके लेखक चंद बरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। जहां इस ग्रंथ में पृथ्वीराज के शौर्य, साहस एवं वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है, वहीं इसमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। इसी ग्रंथ में राजपूतों की उत्पत्ति की संबंधी सूचना मिलती है और कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास अपनी पुस्तक राज तरंगणी में लिखा है। बिल्हड़ की प्रमुख पुस्तक विक्रमांक देवचरित है और जबकि जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन केंद्र बौद्ध केंद्र के रूप में प्रसिद्ध नहीं था? इसका सही जवाब ऑप्शन सी, नदिया। विक्रमशिला अध्ययन केंद्र में बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि भी शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। इसकी स्थापना धर्मपाल ने 775 से 80 ईस्वी में की थी। नालंदा विश्वविद्यालय 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में जाना जाता था। 7वीं शताब्दी में हेनसांग भी यहाँ अध्ययन करने आया था और प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालयों में ओदंतपुरी, नालंदा व विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। नदिया हिंदू धर्म का केंद्र था। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत
द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने के लिए प्रार्थना की। इसका सही जवाब था ऑप्शन सी, बालपुत्र देव। पाल वंशीय शासक देवपाल ने 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक बंगाल में शासन किया और ये पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी और इसने प्रतिहार शासक मेहर भोज को परास्त किया था। बिहार के ओदनपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण करवाया। इन्हीं के समय जावा के शैलेंद्र वंशीय बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में एक बौद्ध विहार बनाने के लिए 5 गांव की आमदनी दान में दी गई थी और बौद्ध विद्वान वीर देव को नालंदा विहार का अध्यक्ष बनाया गया था। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हड़ थे। कल्हड़ कश्मीर के लोहार वंश के शासक हर्ष के दरबारी कवि थे। राज तरंगिणी में भारत के प्राचीन इतिहास का व्यवस्थित उल्लेख मिलता है और इस पुस्तक को भारत का प्रथम ऐतिहासिक साहित्य भी कहा जाता है। लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय में लिखित राज तरंगिणी में कुल 8 तरंग और 8000 श्लोक हैं। प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर के प्राचीन इतिहास का वर्णन है और चौथे से छठे तरंग तक कारकोट एवं उत्पल वंश का वर्णन है। 7वें से तथा 8वें तरंग में लोहार वंश का वर्णन है। महमूद गजनबी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? इसका सही जवाब ऑप्शन डी, 1027 ईस्वी में। सुबुक्तगीन की विजयों से उत्साहित होकर महमूद गजनबी ने 1001 से 1027 ईस्वी तक भारत पर 17 बार आक्रमण किया और महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी जाटों पर हुआ। ऐहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। इसका सही जवाब ऑप्शन बी, चालुक्य काल में। चालुक्यों की मूल भाषा शाखा का उदय स्थल वातापी बीजापुर जिले के कर्नाटक में था और बादामी के चालुक्य वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ऐहोल से रवि कीर्ति द्वारा रचित जो अभिलेख मिला है उसमें कवि ने कालिदास और भारवी से अपनी तुलना की है। इस मंदिर में चालुक्य काल और द्रविड़ शैली के तत्वों की वास्तुकला दिखाई देती है। ऐहोल के बताओ। ऐहोल के प्राचीन रॉक कट मंदिर में सबसे खास यहाँ स्थित दुर्गा मंदिर माना जाता है। माता दुर्गा को समर्पित इस मंदिर का निर्माण चालुक्य काल में द्रविड़ शैली में किया गया था। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और कल प्राचीन इतिहास में हमारी अंतिम क्लास रहेगी जो कि विविध रहेगी, जिसमें सब तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन इतिहास की। तो मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।